बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 11, Unit 11, Robert Hayden's Those Winter Sundays, The Poem। पोइट्री में 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, जो पिछले सालों में, पिछले कोर्स में जो चेंज हुआ है उसमें आता रहा है। बोर्ड का पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ तो यही क्वेश्चन आएगा। समरी, जो 9th 10th में आती थी, बहुत आसान थी और इसके आने के चांसेस तकरीबन आप फर्स्ट ईयर में 0 है। यही था कि पूरी किताब में 2 या 3 नज़में थी, तो बच्चे वो 2 या 3 नज़मों की समरी जो थी वो गाइड बुक से या उनके टीचर्स लिखवा देते या किसी तरह से भी, या कोई नोट्स वगैरह उनसे वो याद कर लेते। समरी लिखने का तरीका नहीं बताया जाता था बच्चों को। कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा टीचर भी हो जिसने कोशिश की हो कि समरी खुद से कैसे लिखी जा सकती है। खुलासा का सवाल उर्दू में आता है, वो भी याद करवाते हैं। इंग्लिश में समरी आती है, वो भी याद करवाते हैं। और पैराफ्रेजिंग, सिंगल नेशनल करिकुलम में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और जो नई किताब आई है उसकी एक्सरसाइज में काफ़ी जगह पे पैराफ्रेजिंग का पूछा हुआ है, तो उससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, चांसेस किसके, इसके 0 है, इसके हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है। और अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, चेंज हो भी गया, तो ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चे को जज करने के लिए कि उसने पोइट्री कैसी पढ़ी हुई है। और इस क्वेश्चन के मुकाबले में स्टैंजा एक्सप्लेनेशन याद नहीं किया जा सकता। पिछले कोर्स में 20 नज़में थी, हर एक के 3-4 स्टैंजास भी थे किसी में। तो अगर मिनिमम 50 स्टैंजास कम से कम बनते थे, 50 स्टैंजास 2 समरीज के मुकाबले में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जो याद करने के, रट्टा लगाने के आदी स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि 5 नंबर का, सिर्फ 5 नंबर का सवाल आता था और इतना ज़्यादा याद करना। तो इस पे मेरी राय तो यही है कि इसको करना सीख लें, इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप कुछ गेन भी करेंगे, अच्छा भी लगेगा, कुछ फ़ायदा भी होगा, आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा होगा, आप लिख सकेंगे। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, जिसको सिर्फ स्टैंजा भी कहते हैं, उर्दू में तशरीह के सवाल की तरह आता है। उसमें भी लिखा होता है हवाला मतन और सियाको सबाक से के हवाले से तशरीह करें, यानी बताना है कि ये कौन सी कहानी में से, ये कौन सी नज़म में से लिया है और उसका सियाको सबाक बताना होता है कि आगे पीछे पोएम में से जहाँ से लिया गया है उसमें बात क्या की गई है, मैसेज क्या है। ये 2-3 चीज़ें पूछते हैं वो। उर्दू में तो इसी तरह से, इंग्लिश में भी यही है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो समरी जो थी वो मुख्तसरन लेकिन नज़म को मुकम्मल लिखना होता था, पूरी नज़म भी अंदर कवर हो जाए और लिखा भी थोड़ा जाए। तो हमारे यहाँ कुछ टीचर्स या कुछ गाइड्स ऐसी हैं तो वो उसको फैला के इतना बड़ा कर देते हैं कि 2-2 3-3 पेजेस बन जाते हैं और फिर वो हमारे अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन के ज़्यादा लिखा हो तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये बात कहीं किसी हद तक सच भी होती होगी, इसीलिए बच्चे जो हैं वो एक छोटी सी नज़म की समरी, जिसकी तकरीबन 8-10 लाइनें बनती हैं टोटल, उसकी इतनी लंबी समरी लिख के आ जाते हैं कि वो समरी नहीं एक्सप्लेनेशन होती। एक्सप्लेनेशन और समरी एक दूसरे का उलट है। एक्सप्लेनेशन है कि थोड़ा सा दिया है, उसको एक्सप्लेन करके बढ़ा के लिखें, और समरी क्या है कि ज़्यादा, थोड़ा सा जितना भी आपको दिया है उसको और कम करना है, कंसाइज कर देना है। और पैराफ्रेजिंग क्या है, ये एक पॉसिबल है कि ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में एक नई चॉइस के तौर पे एक क्वेश्चन आ जाए, इज कन्वर्टिंग पोइट्री इनटू प्रोज। शायरी को नसर की सूरत में लिखना है और कुछ नहीं करना, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, बस बताना है कि जी ये इंग्लिश जो नज़म में लिखा हुआ है वो अगर सिंपल इंग्लिश में होगा तो किस तरह से होगा, क्या चीज़ होगी।
स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन जो है इस तरह से होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होती है, एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दिए गए स्टैंजा को, ये जो नीचे दिया हुआ है, जो 3 4 6 लाइनें पे नज़म के अंदर से वो उठा के दे देते हैं, होती कंटिन्यूस है, ये नहीं है कि एक पहली उठा दी, एक तीसरी और एक 10वीं लिख दी, ऐसे नहीं होगा, इकट्ठी होगी जिनका आपस में मिलके मीनिंग बनते हो। तो ये मैंने वहाँ इसी नज़म में से लिए। इस तरह से नीचे स्टैंडर्ड लिखा होता है, ऊपर ये स्टेटमेंट होती है, कोई चॉइस वगैरह नहीं आती, जो आ गया वही करना है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या बात है, बात क्या की गई है, और रेफरेंस का मतलब होगा कि जो बात की गई है कहाँ पे की गई है, किसने की है, यानी नज़म बतानी है, शायर बताना है, और नज़म का थीम बताना है कि उसमें बात क्या की गई है। ओवरऑल ये होता है। अगर बड़ी क्लासिकल के लेवल पे बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इस स्टैंजा के पहले और बाद में क्या क्या आया। वो एक मुश्किल चीज़ होती है और वो लॉन्ग पोइम्स के लिए आती है। मास्टर लेवल पे जो होते हैं एग्जाम्स, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये क्योंकि नज़म ही छोटी होती है तो हम कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उसका थीम या उसकी एक शॉर्ट सी समरी लिख देते हैं कि ये नज़म के अंदर बात हुई है, नज़म ये वाली है और इसको फलां शायर ने लिखा है। इस चीज़ को हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन है, एक गलती है, बहुत सारी गाइड बुक्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्सों में स्टेटमेंट लिखी होती है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो वो क्या करते हैं कि एक हेडिंग बना देते हैं रेफरेंस की, दूसरी बना देते हैं कॉन्टेक्स्ट की, और तीसरी बना देते हैं एक्सप्लेनेशन की। 3 हेडिंग्स के अंडर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर दूं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और इसका मतलब होता है कि एक यूनिट में, एक जगह पे ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके अंदर क्या लिखना है, ये पोएम का टाइटल लिखना है, पोएट का नाम लिखना है, और एक मुख्तसर सा ओवरव्यू देना है नज़म का कि बात क्या की गई है, ऑल एट सेम प्लेस, यानी एक ही जगह पे सारा कुछ लिखना है। ये होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और अगर हम इस स्टेटमेंट को चेंज करके इस तरह से कर दें, रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट, तो रेफरेंस से मुराद ये हो जाएगी कि हम शायर और नज़म का नाम बता दें, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होगा कि ये जो लाइनें हैं उनके आगे पीछे क्या दिया गया है। तो शॉर्ट पोएम के बारे में सिर्फ उसकी शॉर्ट सी समरी दे देंगे। तो ये है कि जी इस तरह से अगर इसको किया जाए, ये 2 हेडिंग्स हो जाएंगी, रेफरेंस अलग हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसको कर देते हैं। जैसे ये एक रेफरेंस की है, उसके आगे रेफरेंस लिख देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट है, फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी शॉर्ट सी समरी टाइप लिख देते हैं कि नज़म के अंदर बात क्या की गई। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है कि कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस दे के बताइए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको उस बात आगे पीछे क्या है उसका रेफरेंस दीजिए कि कहाँ से लिया और किसने लिखा। ये इसका रेफरेंस है, रेफरेंस दे के फिर लिखिए इसको। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक बात करूँगा कि हमारे यहाँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बात जो गलत तरीके से होती है, गलती जैसे गलतुल आम भी कहा जाता है, ऐसी हो जाती है कि बाद में उसको ठीक कर लिया जाता है। फिर उसको गलती मानने, यानी गलतुल आम को किसी भी लैंग्वेज एक्सपर्ट के नज़दीक यही है कि जो ऐसी गलती है जो वाइड स्प्रेड है, सब भी ऐसे मानने लग गए, अब आप उसको भी इसी तरह से सभी मान जाए। तो ये गलतुल आम में आ चुका है। रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हेडिंग्स लिख के लिख देंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा इस क्वेश्चन का। लेकिन ठीक चीज़ यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक इकट्ठा लिखा जाए, ये बहरहाल गलती है। इसी तरह से ये है कि 1993-94 में लाहौर के एक पब्लिशर ने एक बहुत मशहूर गाइड बुक इंग्लिश की 9th 10th के लिए वो उसने पब्लिश की।
तो वो उस बुक में उन्होंने लेटर और एप्लीकेशंस में क्योंकि उन्हीं दिनों में या उससे कुछ अर्सा पहले जब एग्ज़ाम्स में नकल वगैरह के ऊपर अचानक से बहुत सख्ती होना शुरू हो गई। 93-94 की बात है। तो फिर बोर्ड की तरफ से डायरेक्शंस आई कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से अपना रेफरेंस नहीं लिख सकता पेपर में। वो अपना नाम नहीं लिख सकता, वो अपना रोल नंबर नहीं लिख सकता, वो अपने शहर का नाम नहीं लिख सकता, वो अपना एड्रेस वगैरह नहीं लिख सकता। ऐसी कोई चीज़ पेपर में नहीं लिख सकती। इसके ऊपर यूएमसी बनेगा और ये बोर्ड का रूल बन चुका है। उस चीज़ से को मद्देनज़र रखकर उस किताब वाले ने एप्लीकेशंस के अंदर एबीसी लिख दिया सिटी के नाम की जगह। यानी अगर वो जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल और नीचे शहर का नाम लिखना, वहाँ पे एबीसी लिख दिया। अब उसको करने के बाद उसको ख्याल आया कि एबीसी इस तरह से तो ऑड सा लगेगा, ही क्या चीज़ है। उसने समझाने की गर्ज से उसके गिर्द ब्रैकेट डाल दिए कि यहाँ पे सिटी आता है। ब्रैकेट्स का मकसद भी यही होता है कि बाहर लिखी हुई चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये क्या है। होते होते उस सिटी की ब्रैकेट्स उड़ गई तो एबीसी सिटी हो गया। और उसके बाद से अब ये सिटी पहले आ चुका है, एबीसी बाद में हो गया और सिटी एबीसी हो गया। और ये अब बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में सिटी एबीसी लिखा हुआ आता है। यानी एक चीज़ जो उसने एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी वो उसको गलती से उसी का हिस्सा ही बना दिया। अब अगर एक्चुअली एबीसी लाहौर हो तो लाहौर सिटी, तो किस पागल को ये नहीं पता होगा कि लाहौर सिटी है, मुल्तान सिटी सिटीज़ है। फिर सिटी के साथ सिटी लिखना ज़रूरी थोड़ी है। ये तो ऐसे ही है कि किसी आदमी का नाम लेके अमजद उसके आगे लिख दे मर्द। तो ये इस तरह की एक बेवकूफ़ी है जो हमारे यहाँ चल पड़ी है, रिवाज बन गई है और एक्सेप्टेड है। तो इसी तरह से ये भी उसी टाइप की एक बेवकूफ़ी है, चल पड़ी है, रिवाज बन गई है, एक्सेप्टेड है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये लिखें, ये बेहतर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। डिवाइड योर स्टडी ऑफ पोइट्री इनटू 4 पार्ट्स। जब भी नज़म पढ़ें या पढ़ाएं 4 हिस्से कर लें। बामानी भी हो जाएगा, सीख भी जाएंगे, आसान भी हो जाएगा। प्रीवियस फर्स्ट ईयर की बुक में 20 नज़में थी और कुछ नज़मों के 2 स्टैंजास और कुछ के 5, 6, 7 भी थे। ऑन एवरेज अगर 2-3 स्टैंजास भी हों 20 नज़मों के तो 60 स्टैंजास बनते थे। और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, उसके लिए वो 60 स्टैंजास जो तकरीबन 1-1.5 पेज का होता है वो याद करना पड़ेगा। तो इतना सारा कुछ करने की बजाय बच्चों में आदत डालें, खुद टीचर इस चीज़ की आदत डालें कि स्टडी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। हु, हाउ, व्हाई, व्हाट। ये पहले पढ़ लें, फिर इसके बाद नज़म पढ़ा दें। कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा सारी चीज़ें खुद कर लेगा, क्वेश्चन खुद कर लेगा। तो पहले ये होमवर्क समझ लें, एक तैयारी समझ लें कि ये 4 हिस्से पढ़ने हैं उसके। हु, कौन, तो शायर कौन है। शायर के बारे में 1-2 चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहिए होंगी, 1-2 चीज़ें। शायर का नाम, उसके अच्छे से स्पेलिंग ठीक से याद हो और उसका ताल्लुक कहाँ से है, किस मुल्क से है। तो मोस्टली जो इंग्लिश पोइट्स हैं वो अमेरिकन्स हैं या ब्रिटिश हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है कोई, लेकिन मोस्टली ये 2। तो 2 चीज़ें तो पता हो, पोइट का नाम क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, कहाँ पे था, कहाँ का था। उसके बाद हाउ है, हाउ का मतलब है कैसे, कैसा लिखा हुआ है, नज़म का स्ट्रक्चर क्या है, लाइन डिवीजन क्या है, रिदम क्या है, राइम स्कीम, इस तरह की चीज़ें पोइट्री में होती हैं। साथ साथ पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो ज़रूरत पड़ेगी।
तो हाउ कैसे, इसके बाद वाई क्यों लिखा, क्यों लिखा से मुराद ये है कि बताना क्या चाह रहा है पोएम, इस पोएम में जो पोएट है। और लास्ट है व्हाट, कंटेंट क्या है, लिखा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, पूरी पोएम पढ़ने से पहले ये 4 चीज़ों की तैयारी कर लें। बड़े आराम से, बड़ी आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। डिवाइड योर स्टडी ऑफ पोएट्री इनटू 4 पार्ट्स, 4 हिस्से कर दें। हु रोट इट, किसने लिखा। पोएट्स नेम, इसमें क्या क्या याद होना चाहिए आपको, शायर का नाम पता हो। पोएट्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उसकी नेशनलिटी वगैरह। पोएट स्टेटस, स्टेटस भी होता है, कुछ शायर अच्छे होते हैं, कुछ अजीम होते हैं, कुछ गुमनाम होते हैं, इस तरह के। तो शायर का स्टेटस क्या है। और शायर का स्टाइल क्या है, कुछ शायरों का अपना स्टाइल होता है, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान सीधा सीधा सा लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल लिखते हैं। तो इन चीज़ों में से 2 तो लाजमी पता हो आपको। हमने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो उसमें दो पता हो, नाम पता होना चाहिए, इसका प्रॉपर 1 नंबर है इस क्वेश्चन के अंदर। और पोएट्स बैकग्राउंड, ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है अगर आपको पता हो गया कि वो शायर है वो कहाँ का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये मज़ीद इम्पैक्टफुल चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्टेटस पता हो, पोएट स्टाइल पता हो। इसके अलावा फिर दूसरा हिस्सा है जी हाउ, कैसा लिखा हुआ है। स्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम का स्टाइल देखें, स्ट्रक्चर देखें। नज़म को देख के पता चल जाता है कि नज़म है। उसकी लैंग्वेज कैसी है। और फिगर्स ऑफ स्पीच हर शायर इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, डैफोडिल्स पोएम के बारे में, उसको देखिएगा, आपको ये ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फिगर्स ऑफ स्पीच किसको कहा गया। और वाई, मैसेज ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम, क्यों लिखा, नज़म का मैसेज क्या है, नज़म का थीम क्या है, किस पॉइंट के ऊपर लिखी हुई है। और लास्ट है, ये 2 नंबर का हिस्सा है इसका क्वेश्चन का, कि कंटेंट क्या है, नज़म के अंदर लिखा क्या हुआ है वो पता होना चाहिए, उसकी आपको पैराफ्रेजिंग करनी आनी चाहिए। जी स्टांजा का क्वेश्चन, इसके 5 मार्क्स हैं और इस किस्म की डिवीजन है 1 + 1 + 1 + 2। 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप शायर का नाम ठीक लिखेंगे। दूसरा नंबर आपको मिलेगा अगर आप पोएम का नाम ठीक लिखेंगे। तीसरा नंबर आपको मिलेगा कि अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ बता देंगे। और 2 नंबर आपको पैराफ्रेजिंग के मिल जाएंगे, जो लाइनें पेपर में आई हुई हैं उनको सिंपल इंग्लिश में प्रोज में लिख देने से आपको 2 नंबर वो मिल जाएंगे। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, शायर का नाम, नज़म का नाम, कॉन्टेक्स्ट उसका, और फिर एक्सप्लेनेशन। तो मैंने ये एक सैम्पल क्वेश्चन तैयार किया है कि किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। आप इसको अपने एक फुल स्केप पेपर के ऊपर लिख के देख लें, ये 1 पेज का तकरीबन हो जाएगा और ये इनफ होता है 1 पेज फुल स्केप का। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये हेडिंग लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे दीज लाइन्स आर ए सिलेक्शन फ्रॉम रॉबर्ट हेडन्स पोएम दोज विंटर संडेज। ये एक लाइन लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। दीज लाइन्स आर ए सिलेक्शन, ये लिख दें। अगर आप कुछ थोड़ा सा मुश्किल पसंद है, कुछ बेहतर लिखना चाहते हैं, दीज लाइन्स आर एन एक्सर्प्ट फ्रॉम रॉबर्ट हेडन्स पोएम। एक्सर्प्ट भी वही कहते हैं कि जो एक हिस्सा किसी कहानी या नज़म में से उठाया गया होता है, एक्सर्प्ट। तो दोनों में से जो आपको चॉइस बेहतर लगे वो लिख लीजिएगा। रॉबर्ट हेडन वाज एन अमेरिकन पोएट। पोएट के बारे में मैंने जो आपको बताया हुआ है कि पता होना चाहिए कि कौन था, वो अमेरिकन पोएट है। और उसके बाद पोएम क्या है, पोएम का थीम क्या है। The poem expresses the idea that love is sometimes shown through actions, not words.
ये नज़म बताती है कि मोहब्बत, प्यार कभी कभार अमाल के ज़रिए दिखाया जाता है, लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं। और इसकी एग्जाम्पल में फादर्स लव है इस पोएम के अंदर। The poem is written in free verse and contains 3 irregular stanzas. पोएम जो है ये फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई स्टाइल नहीं है, कोई लाइन का साइज एक जैसा नहीं है, कोई अल्फाज की आवाज़ एक जैसी नहीं है। ऐसी नज़मों को उर्दू में हम आज़ाद नज़में कहते हैं और इंग्लिश में से फ्री वर्स कहते हैं। ये फ्री वर्स है और इसके अंदर 3 स्टैंज़ा है, 3 हिस्से उन्होंने अलग अलग तकसीम करके बनाए हुए हैं, लेकिन तीनों ही इर्रेगुलर हैं। तीनों का साइज एक सा नहीं है, किसी की कुछ लाइनें ज़्यादा हैं, किसी की कम है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। इर्रेगुलर किस्म का है सारा। तो फ्री वर्स का यही एक स्टाइल होता है, ये इस पोएम का स्टाइल है। एक्सप्लेनेशन, ये दूसरी आपकी हेडिंग आएगी। तो स्टार्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। दिस पोएम इज सिंपल, शॉर्ट एंड थॉट प्रोवोकिंग एंड Hayden, an American poet, has beautifully described the quiet love of a father and his duties. कि नज़म सादा है, छोटी है और थॉट प्रोवोकिंग है। ये आप हर नज़म के बारे में लिख सकते हैं। आपके कोर्स में हर नज़म शॉर्ट है, हर नज़म सिंपल है, हर नज़म थॉट प्रोवोकिंग है। वो पोइट्री नहीं है वो जो अगर थॉट प्रोवोकिंग नहीं है तो। और इसके बारे में, शायर के बारे में आप लिख दें जी कि अमेरिकन पोएट है, उसने खूबसूरती से बयान किया है, और आगे वो थीम उसका लिख दें कि लव ऑफ अ फादर, क्वाइट लव ऑफ अ फादर, बाप का खामोश प्यार, वो एक्सप्रेस नहीं करता, वो कर रहा है बस। एंड हिज ड्यूटीज, और उसके फ्राइज, उसके बारे में ये है। उसके बाद आप इसके स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा लिख दें, द फ्री वर्स मेक्स दिस पोएम अ लव, कि ये फ्री वर्स जो है इस नज़म को बहुत प्यारा बना देती है। स्टैंजा टेल्स दैट, और फिर आगे स्टैंजा की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। स्टैंजा बताता है, और इस एक्लिप्सिस के आगे, यानी ये 3 फुल स्टॉप्स लगे हुए हैं, इनके आगे, इनकी बजाय आपने वो जो 4-5 लाइन्स आपको पेपर में आएंगी, उनको आपने पैराफ्रेज करके लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद नया पैरा शुरू करके वहाँ पे लिखेंगे, The use of figurative yet simple language gives the poem a literary weightage, and it remains one of the masterpieces of the English tongue. कि फिगरेटिव लेकिन सादा सी जुबान है। फिगरेटिव तो है, पोइटिक लैंग्वेज तो है, बात छुपा के की गई है। फिगरेटिव है, शक्ल बदल के की गई है, लेकिन सादा है। और तो ये चीज़ इस नज़म को एक अदब में एक मुकाम अता करती है, वेटेज, मुकाम, वज़न, लिटरेरी अदब के अंदर। एंड इट रिमेन्स वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ द इंग्लिश टंग। आप टंग की जगह पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप टंग की जगह पे लिटरेचर लिख सकते हैं, आप टंग भी लिख सकते हैं। इंग्लिश टंग लिखना ठीक है, हालांकि इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब ज़ुबान, वो उज़ू है जिसके साथ हम बोलते हैं, मुंह के अंदर जो उज़ू है। लेकिन आप एक लैंग्वेज जो है उसको टंग लिख सकते हैं। इसको टंग लिखना फॉर्मल है, बेहतर समझा जाता है। इसके बावजूद अगर आपको अपने एग्जामिनर्स और अपने एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर एतबार नहीं है, तो टंग लिखने की बजाय लैंग्वेज लिखना ज़्यादा सेफ है। टंग लिखने पे वो आपकी गलती निकाल दे, खुद अंदाज पता नहीं हो किसी को, होता है, हमारी अपनी जहालत होती है, हमारी अपनी लाइल्मी होती है, और उसकी वजह से हम किसी की ठीक लिखी हुई चीज़ को गलत कर देते हैं। टंग लिखना ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि कुछ खतरा हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इसको नहीं समझता इस लफ्ज़ को, तो वो इसको गलती कर दे, इसको क्रॉस कर दे, तो आप इसकी बजाय लैंग्वेज का लफ्ज़ इधर लिख दें। नहीं, आप टंग भी नहीं लिखना चाह रहे, लैंग्वेज भी नहीं लिखना चाह रहे, लिटरेचर लिख दें। और मास्टरपीस लिखना किसी भी पोएम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो अगर आपके कोर्स तक पहुंच गई है, तो वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है, तो इसलिए इसको मास्टरपीस आप लिख दें। कि फिगरेटिव और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल इस नज़म को एक लिटरेरी मुकाम अता करता है, और ये अंग्रेज़ी अदब का या अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक शाहकार
बन चुका है। ये पोएम जो है ये अंग्रेजी अदब का एक शाहकार है।